स्वागत है एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियों का संभवी आईएएस परिवार में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, एमपीपीएससी प्री 2026 का प्रयास बैच 1 अगस्त से हमने प्रारंभ किया है। इसी क्रम में हमने यूनिट 10, जैसा कि आपको पता होगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संपूर्ण प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को 10 यूनिट में बांटा हुआ है। तो उसमें जो 10वीं यूनिट है, मध्य प्रदेश में जनजातियाँ, उसको यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हमने प्रारंभ में 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें जनजातियों का परिचय और मध्य प्रदेश में भील जनजाति। आज जो हमारा विषय है वह है मध्य प्रदेश में गौड़ जनजाति। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के क्रम में हमने भील जनजाति को विस्तार से पढ़ लिया था। आज हमको शुरुआत करनी है मध्य प्रदेश में गौड़ जनजाति की। तो गौड़ जनजाति को प्रारंभ करने से पहले कुछ तथ्य हैं जनजातियों से संबंधित, वो यहाँ पर देख लें आप। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने जाना था पिछले क्लास में, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है, तो वो है आपकी भील जनजाति। भील है। वहीं आपसे प्रश्न किया जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, तो वो आपका गौड़ जनजाति हो जाएगी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह समूह कौन है, तो वो है आपका गौड़ जनजाति। ठीक है, और इसके अतिरिक्त गौड़ जनजाति से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी हैं, जैसे गौड़ जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है, जनजाति है। और मध्य प्रदेश की क्या है ये, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो मध्य प्रदेश की सेकंड सबसे बड़ी जो ट्राइब है वो है गौड़ जनजाति, गौड़ जनजाति। ठीक है, तो गौड़ जनजाति से संबंधित ये कुछ फैक्ट हैं। इसके अतिरिक्त हमने जाना था कि मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो भील है। भील के बाद गौड़, गौड़ के बाद कोल, फिर कोरकू, सहरिया, बैगा, भारिया। तो ये हमारी मध्य प्रदेश में जनजातियों का क्रम है। आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में गौड़ जनजाति की। तो गौड़ जनजाति से संबंधित कुछ बातों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें जैसे परिचय, जो प्रारंभ में जो पहला बिंदु है हमारा वो है परिचय। तो परिचय में वही बात लिखी हुई है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति और मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। तो गौड़ जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है ना। तो याद रखिए आप, गौड़ जनजाति क्या है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और वहीं मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। तो पहला तथ्य ये याद रखिए आप कि गौड़ जो है मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। वही बात करें मध्य प्रदेश में तो सबसे बड़ा जनजाति समूह है। तो एक फैक्ट और अभी यहीं पे आप ऐड कर लेना, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह भी कौन है, तो वो गौड़ है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह, समूह तो वो भी कौन है, तो वो हमारी गौड़ जनजाति है। ठीक है, तो गौड़ जनजाति से संबंधित 3 तथ्य यहाँ पे आपको याद हो जाना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी जनजाति, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, और तीसरा बिंदु मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा जनजाति समूह, तो वो भी हमारी गौड़ जनजाति है। बात करें इनकी प्रजाति की, है ना, तो इनकी जो प्रजाति है वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, है ना। कल भी हमने बात की थी कि जो प्रजाति क्या है, तो इनका जो शारीरिक बनावट है वो किनकी तरह है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड परिवार से इनका संबंध है। कुछ विद्वान मानते हैं कि द्रविड़ परिवार से भी इनका, द्रविड़ प्रजाति भी इनका जो रही है वो द्रविड़ भी है। इनका जो परिवार है वो द्रविड़ भी बताते हैं कुछ विद्वान। तो द्रविड़ भी आप याद रख लीजिए। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और द्रविड़ परिवार या द्रविड़ प्रजाति। ठीक है, ये 2 तथ्य याद रखिए। कुछ विद्वानों ने इनको द्रविड़ भी कहा है और कुछ ने इनको प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भी कहा है। ठीक है, साथ ही इनका उपनाम क्या है, तो वो है कोयतूर। ठीक है, कल हमने बात की थी, आपको कल बताया था कि जो भील जनजाति है वह अपने आप को किस संबोधन से संबोधित करती है। तो भील जनजाति स्वयं को, ठीक है, मामा शब्द से संबोधित करती है, मामा। ठीक है, या मामू बताया था आपको। ठीक है, जैसे टांट्या भील, मामा टांट्या भील, है ना। तो वैसे ही जो हमारी गौड़ जनजाति है, ठीक है, गौड़ जनजाति स्वयं को क्या बोलती है, तो ये बोलती है कोयतूर, कोयतूर।
ठीक है, तो कोयतूर शब्द जरूर याद रखिए आप। गौड़ जनजाति स्वयं को किस संबोधन से संबोधित करती है, तो वो है आपका कोयतूर। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो कोयतूर हो गया। अगला है इनका भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार से पहले इनकी जो उत्पत्ति है, जो गौड़ शब्द है, गौड़ जो शब्द है, ठीक है, यहीं पे आप देख लीजिए। गौड़ शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो तेलुगु भाषा के शब्द, गौड़ शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह है तेलुगु भाषा के शब्द कोंड से हुई है। कोंड, है ना। और कोंड का अर्थ क्या होता है, तो कोंड का मतलब होता है पर्वत। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ होता है पर्वत। ठीक है, तो इस प्रकार जो गौड़ जनजाति है उसका जो शाब्दिक अर्थ हुआ कि पर्वतों पर निवास करने वाली जनजाति या पर्वतों पर रहने वाले लोग। तो गौड़ किसको कहा गया है, तो गौड़ ऐसे लोगों को कहा गया है जो पर्वतों पर निवास करने वाले हैं। ठीक है, तो पर्वतों पर निवास करने वाली जनजाति, करने वाली जनजाति या लोग, ठीक है, जनजाति या लोग क्या कहलाए, तो वो गौड़ कहलाए, है ना। गौड़ जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो वो तेलुगु भाषा के शब्द कोड से हुई है, जिसका मीनिंग क्या है, जिसका अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ है पर्वत, है ना, पर्वत, है ना। तो पर्वत से मतलब क्या हुआ है, उसका शाब्दिक अर्थ निकल के आया कि पर्वतों पर रहने वाले लोग या पर्वतों पर निवास करने वाली जनजाति को क्या कहा गया, तो उनको गौड़ कहा गया। तो आप देखेंगे जो गौड़ जनजाति है मध्य प्रदेश में, ये आपको मध्य प्रदेश का मैप दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ से हमारी जो नर्मदा नदी है वो इस तरह से, ठीक है, बह जाती है। ठीक है, नर्मदा नदी यहाँ से बह गई और नर्मदा नदी के जो उत्तर में एक पर्वत है हमारा जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत, और एक पर्वत आपको दक्षिण में दिखाई देगा, ठीक है, जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत पर निवास करने वाली जो जनजाति है वह गौड़ जनजाति है। तो गौड़ जनजाति कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, मध्य प्रदेश में भी जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है, तो एक आपका जो विंध्याचल वाला क्षेत्र है और दूसरा जो सतपुड़ा वाला क्षेत्र है वहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो वही इनका भौगोलिक विस्तार इसमें दिया हुआ है। देखिए, नर्मदा घाटी के आसपास के क्षेत्र में, ठीक है, निवास करती है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, होशंगाबाद, बैतूल आदि क्षेत्र में इनका क्या है, संकेंद्रण है। तो ये जो हमारा दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश है, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं हम। ठीक है, ये जो आपको हमारा दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश मिलेगा, ठीक है, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर आपको गौड़ जनजाति का संकेंद्रण मिल जाएगा, है ना। आपको पता होगा ये गौड़ शासित क्षेत्र भी ये वाला रहा है। ठीक है, गौड़ यहाँ पर रूलर्स वगैरह राजा भी रहे। संग्राम शाह का नाम सुना होगा आपने, रानी दुर्गावती का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये गौड़ शासित क्षेत्र भी रहा है। ठीक है, आपने जैसे मकड़ाई रियासत का नाम सुना होगा, ठीक है, चौरागढ़ का नाम सुना होगा। ठीक है, जो 52 गढ़ों पर जो संग्राम शाह का अधिकार था, तो वो पूरा क्षेत्र कौन सा था, गौड़वाना वाला ही क्षेत्र था। ठीक है, तो गौड़ जनजाति शासित क्षेत्र था। मध्य प्रदेश में गौड़ जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में गौड़ जनजाति संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती है, मुख्यतः, ठीक है, जो नर्मदा घाटी के उत्तर विंध्याचल और दक्षिण मतलब सतपुड़ा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन इसका संकेंद्रण कहाँ है, कहाँ इनका जो घनत्व है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वो हमारा दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसमें वही लिखा है विंध्या और सतपुड़ा वाले क्षेत्र में, ठीक है, पाई जाती है। ठीक है, अब कुछ ये मात्राएं थोड़ा, ठीक है, क्षेत्रों में पाई जाती है। चलिए, अगला जो बिंदु है वह है इनकी उपजातियां। तो गौड़ जनजाति की उपजातियां, ठीक है, उसके पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लें। ठीक है, जो गौड़ जनजाति हमने बोला आपसे कि बताया कि गौड़ जनजाति क्या है, तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहले सबसे बड़ी जनजाति कौन थी, वो थी आपकी, ठीक है, वो थी भील जनजाति। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा बताने वाले हैं आपको, जो मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं उनका प्रतिशत यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो पिछली क्लास में भी हमने जाना था कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो है हमारी भील जनजाति, है ना। भील जनजाति, इनकी आबादी कितनी है, लगभग तो हमने देखा था 46 लाख के आसपास है। जो कुल जनजाति जनसंख्या का कितना है, तो लगभग 37% है। वैसे ही जो गौड़ जनजाति है उसकी आबादी लगभग कितनी है, तो वो है 33%। कुल जनजाति जनसंख्या का लगभग 33% है। ठीक है, अभी डेटा हमको याद नहीं आ रहा कितना, मतलब 42 या 44
ठीक है, 40-42 लाख के आसपास इनकी आबादी होना चाहिए। ठीक है, अगला जो बिंदु दिया है कोल जनजाति, तो कोल जनजाति हमारी कुल जनजाति जनसंख्या का कितना है, तो लगभग ठीक है 7.6% या 8% आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कोरगू कितना है, तो 8 का आधा याद रख लेना आप, 4% या 4.7%। सहरिया जो है 4% और बैगा जो है वो 2%। ठीक है, तो याद रखने का क्रम क्या है, तो आप ऐसे देखिए कि ये दो जनजाति तो हैं जो लगभग 1/3 से ज़्यादा भाग में पाई जा रही हैं, या क्षेत्र या उनका जो प्रतिशत है वो 1/3 से ज़्यादा है। 1/3 का मतलब है 33%। तो भील जनजाति है, ये भी 33% से ज़्यादा है, और ठीक है ये लगभग गौड़ भी 33% है। तो 1/3, ठीक है 1/3 तो ये हो गई, 1/3 ये हो गई, तो 2/3 तो इन दोनों को मिलाकर हो गया। तो दोनों याद रख लेना आप, 33% और 37%। उसके अलावा जितनी भी जनजातियां हैं वो सिंगल डिजिट वाली हैं। तो कोल याद रखना आप 8%, कोरकू और सहरिया इसको याद रख लेना 4-4% है, और बैगा उसका आधा है तो लगभग 2% है। ठीक है, तो ये जो बिंदु है इनको हमने पीछे वाली क्लास में भी जाना था, देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप एक बार देख लो तो ये ठीक है, जितने बार डेटा आपके सामने से निकलेगा तो वो क्या है, ठीक है स्मरण में रहेगा, थोड़ा आपको याद रहेगा। ठीक है, तो भील जनजाति लगभग 37%, गौड़ 33%, उसके अलावा कोल 8%, कोरकू सहरिया 4-4 और बैगा 2%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भील जनजाति की, गौड़ जनजाति की जो है उपजातियां। ठीक है, तो इसमें जो दिया है, पहला हमको गौड़ जनजाति की उपजातियों को दो आधार पर देखना है। ठीक है, पहला आधार जो है वो है व्यवसाय के आधार पर, और दूसरा है निवास या संपत्ति के आधार पर। ठीक है, तो मुख्यतः क्या है, जो गौड़ जनजाति है उसको दो भागों में बांटा गया है, दो ग्रुप में उसको वर्गीकृत करके देखा गया है। पहला पहला जो हिस्सा है वो है हमारा व्यवसाय के आधार पर, और दूसरा जो है वो है संपत्ति के आधार पर। तो व्यवसाय के आधार पर देखेंगे आप तो लगभग 5 प्रकार के जो है गौड़ होते हैं। ठीक है, एक है अगरिया गौड़, दूसरा है प्रधान। ठीक है, प्रधान नहीं है, ये क्या है, ये है प्रधान। ठीक है, ये लिखा हुआ है प्रधान, लिख लेना आप, है ना। अगरिया है, दूसरा है प्रधान, तीसरा है ओझा, चौथा है कोलाई भूतिस, है ना। ये क्या लिखा हुआ है, कोलाई भूतिस, कोलाई भूतिस। ठीक है, अब ये छोटी छोटी कुछ ठीक है इसमें गलतियां हो गई हैं टाइपिंग में। अगला है सोलहास, सोलहास है बढ़ई के काम करने वाले। तो पहले तो आप इतना याद रख लो कि कौन कौन से इनके वो हैं। ठीक है, 5 जो प्रमुख प्रकार हैं, अगरिया, ठीक है, दूसरा है प्रधान, तीसरा है ओझा, कोल्हाई भूतिस और है सोलहास। ठीक है, तो 5 इनके क्या है प्रमुख प्रकार हैं व्यवसाय के आधार पर, किसके, गौड़ जनजाति के। फिर दूसरा फिर याद रखना कि इनके काम क्या है। ठीक है, तो अगरिया कौन है, तो कल भी हमने जाना था, लोह शिल्प का काम करने वाली जनजाति को अगरिया के नाम से जाना जाता है, और अगरिया गौड़ की उपजाति है, कल भी हमने आपको बताया था। तो याद रख लेना, अगरिया आग से लोहे का, ठीक है, लोहे को गलाकर बहुत अलग अलग तरह के जो हथियार औजार वगैरह बनाए जाते हैं, तो उनको बनाने का काम है हमारी अगरिया जनजाति का। तो अगरिया क्या है, लोह शिल्प या लोहे को गलाने का काम करती है। दूसरे हैं प्रधान, तो प्रधान का क्या काम करते हैं, तो प्रधान का काम है, ठीक है, पुरोहित या पूजा पाठ वाला। याद रखिए, जो प्रधान है इसका कार्य क्या है, काम क्या है, तो पूजा पाठ का काम है। ठीक है, तो अगरिया का काम है, ठीक है, लोह शिल्प या लोहे को गलाकर, ठीक है, विभिन्न तरह के उपकरण या सामग्री को बनाना। प्रधान का काम क्या है, पुरोहित या पूजा पाठ का काम है। अगला है ओझा, तो ओझा का काम है झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र का। ठीक है, तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक का काम है ओझा का। अगला है कोल्हाई भूतिस, तो कोल्हाई भूतिस कौन है, ऐसे गुड़ जो नाच गाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, नाच कर गाकर, ठीक है, गाना वगैरह गाकर नाच कर, ठीक है, इस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे गौड़ को क्या कहा जाता है, कोलाई भूतिस के नाम से जाना जाता है। और सोलहास, सोलहास कौन है, ऐसे गौड़ हैं जो बढ़ई का काम करते हैं, लकड़ी से अलग अलग तरीके का फर्नीचर बनाने का काम करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, सोलहास कहा जाता है या सोलाहास कहा जाता है। ठीक है, सोलहास या सोलहास। इसके अलावा एक और गौड़ है जिनका नाम है नगरची, नगरची भी याद रखिए आप, या नागरची करके लिखा रहता है, नागरची, नागरची गौड़। तो नागरची गौड़ कौन है, तो ये शहरों में या नगरों में, नगरों में या शहरों में, ठीक है, जो गाकर या नाच कर, ठीक है, गीत गाकर या, ठीक है, नृत्य करके अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे गौड़ों को कहा जाता है नागरची गौड़, या ठीक है नगरची या नागरची गौड़ कहा जाता है। तो ये गौड़ जनजाति से संबंधित, गौड़ जनजाति के व्यवसाय से संबंधित उनकी उपजातियां हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर अपन फिर से देख लें। ठीक है, व्यवसाय के आधार पर हमने कौन कौन से गौड़ों को जाना है। ठीक है, तो देखिए हमने पहला जाना है अगरिया को। ठीक है, अगरिया,
ठीक है। दूसरा जाना हमने प्रधान। ठीक है। तीसरा हमने जाना ओझा। ठीक है। कोलाई भूतिस। कोलाई भूतिस। इसके अलावा सोलहास। ठीक है। सोलाहस भी लिखा रह सकता है या सोलहास, अब किताबों में अलग अलग दिया है। सोलाहस भी कहीं कहीं लिखा हुआ है ना। और एक हमने आखिरी बताया आपको, नागरची। ठीक है। नागरची। ठीक है। तो एक तरह से सोलहास ही है ये, पता जो शहरों में नाच गा के कर रहे हैं। ठीक है। अब इनका व्यवसाय अगर हम देखें तो देखिए, अगरिया का जो हमने बताया आपको व्यवसाय, वो क्या है? लोह शिल्प। ठीक है। लोह शिल्प। ठीक है। लोहा को गलाकर, ठीक है, अलग अलग तरह का कार्य करते हैं, अलग अलग तरह के उपकरण बनाते हैं। प्रधान का काम क्या है? तो पूजा पाठ का काम है। ठीक है। पूजा पाठ। ठीक है। वहीं बात करें ओझा की, तो तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक। तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक। ठीक है। ये काम है। इसके अलावा कोलाई भूतेश्वर जो नागरची है, इनका कार्य क्या है? तो ये नाचने और गाने का कार्य करते हैं। ठीक है। नाच गाकर अपना, ठीक है, गाना गाने का कार्य। तो नाच गाकर अपना क्या करते हैं? जीवन यापन करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसे गौड़ों को क्या कहा जाता है? तो कोलाई भूते से, और जो शहरों में नाच गाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उनको कहा जाता है नागरची। सोलहास क्या है? तो ये बढ़ई का काम करने वाले गौड़ हैं। ठीक है। बढ़ई या लकड़ी का कार्य करने वाले। ठीक है। लकड़ी का कार्य करने वाले या बढ़ई का कार्य करने वाले गौड़ क्या कहलाते हैं? तो वो सोलहास कहलाते हैं। ठीक है। तो ये पिक्चर आपको क्लियर होगी। अगरिया लोह शिल्प का काम, प्रधान पूजा पाठ, ओझा तंत्र मंत्र, कोलाई भूतेश्वर नागरची नाच गाकर काम करने वाले सोलहास या सोलहस, बढ़ई से लकड़ी का काम करने वाले या बढ़ई लोग। ठीक है। ये हो गए हमारे गौड़ जनजाति का एक प्रकार, किसके आधार पर? व्यवसाय के आधार पर। दूसरा जो है वो है संपत्ति के आधार पर। तो संपत्ति के आधार पर मुख्य रूप से क्या है? दो प्रकार के गौड़ होते हैं। ठीक है। संपत्ति के आधार पर जो गौड़ जनजाति है वह दो प्रकार की होती है। एक तो है, ये लिखा हुआ है देखिए, राजगौड़। एक है राजगौड़। ठीक है। और दूसरा कौन सा है? तो वो है आपके धुरगौड़। धुरगौड़। ठीक है। राजगौड़ ऐसे गौड़ हैं, ठीक है, जिनके पास क्या है? संपत्ति है, संसाधन है, पूंजी है। ठीक है। तो राजगौड़ ऐसे गौड़ हैं जिनके पास संपत्ति है, संसाधन है, पूंजी है। ठीक है। सामंत टाइप के हैं, है ना। जैसे आपने, हमने बताया आपको उदाहरण के लिए, संग्राम सहाय का नाम सुना होगा, जिन्होंने शासन किया है ना। जमींदार हैं जो, ऐसे गौड़ों को क्या कहा जाता है? राजगौड़ कहा जाता है। और दूसरे कौन है? धुरगौड़। धुरगौड़ ऐसे हैं जिनके पास, ठीक है, आम जिनको हम कहें मतलब जो सामान्य गौड़ हैं उनको कहा जाता है धुरगौड़, या जो साधारण गौड़ हैं तो उनको क्या कहा जाता है? धुरगौड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये साधारण गौड़ हैं, भूस्वामी हैं। ठीक है। शासक वर्ग हैं जो, ठीक है, जो शासक वर्ग है गौड़ जनजाति का, जो शासक वर्ग है जिसमें रानी अवंतीबाई हैं। ठीक है। अवंतीबाई तो लोधी हैं, सॉरी। ठीक है। संग्राम साय हैं। ठीक है। इस तरह के जो है गौड़ शासक रहे हैं। ठीक है। आप देखेंगे जैसे गढ़ा मंडला क्षेत्र में जो शासक वर्ग रहे हैं तो उनको राजगौड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। गढ़ा मंडला है, देवगढ़ रियासत का नाम सुना होगा, वहाँ पे भी जो शासन करने वाले गौड़ हैं वो भी राजगौड़ थे। ठीक है। इसके अलावा जो हमारी मकड़ाई रियासत रही है ना, और ठीक है, बैतूल में एक खेड़ला जो रियासत रही है, वहाँ पर जो शासन करने वाले गौड़ रहे हैं तो ऐसे गौड़ों को राजगौड़ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा है मुड़िया या मारिया, ये भी गौड़ों की एक प्रजाति है, या गौड़ों गौड़ों की एक उपजाति है। ठीक है। जो क्या करते हैं? जो अत्यंत क्या है? पिछड़े गौड़ हैं, है ना, जिनके पास आर्थिक संसाधन ठीक ठाक नहीं है, जिनके पास पूंजी नहीं है, जो श्रमिक वर्ग है ना गौड़ों में। तो ऐसे गौड़ों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है, ठीक है, मुरिया या मारिया जनजाति, है ना। और एक पुस्तक का नाम आपने जरूर सुना होगा, मुरिया एंड दियर घोटुल, है ना। तो ये पुस्तक जो है बैरियर एल्विन ने लिखी है और घोटुल प्रथा पर आधारित है। तो घोटुल जो सिस्टम है आज भी हमें यहाँ पर मुड़िया जनजाति में देखने को मिलता है। ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। गौड़ जनजाति को क्या है? दो भागों में वर्गीकृत करके देखा जाता है। पहला है व्यवसाय के आधार पर, दूसरा है संपत्ति के आधार पर। व्यवसाय के आधार पर जो गौड़ है मुख्यतः 5 प्रकार के हैं। पहला है अगरिया, दूसरा है प्रधान, तीसरा है ओझा, ठीक है, चौथा है कोलाई भूतिस और पांचवा है सोलहास। ठीक है। वैसे ही हमने देखा
जो संपत्ति के आधार पर गौण है वो है राजगौण और धुरगौण मुख्यतः, है ना। और इनके व्यवसाय भी हमने जान लिए कि अगरिया का काम क्या है, तो भैया लोहे शिल्प का काम है ना। प्रधान का काम क्या है, तो वो पूजा पाठ का काम है। ओझा का काम क्या है, तो तंत्र मंत्र का काम है। कोलाई भूतिस का काम क्या है, तो नाचने गाने का काम है। सोल्हास का काम क्या है, ठीक है, तो लकड़ी से फर्नीचर बनाना या बढ़ई का जो काम रहता है वो सोल्हास का काम है। अगला है संपत्ति के आधार पर गौण। तो संपत्ति के आधार पर दो प्रकार के गौण होते हैं, राजगौण और धुरगौण मुख्यतः। राजगौण कौन है, तो ये ऐसे गौण हैं जिनके पास संसाधन है या जो शासक वर्ग रहा है गौणों में, उसको राजगौण के नाम से जाना जाता है। वही धुरगौण की हम बात करें तो ये साधारण गौण धुरगौण के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, मुरिया या मारिया क्या है, तो यह भी एक गौणों की उपजाति है जो सामाजिक तथा आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़े गौण हैं, उनको मुरिया या मारिया उपजाति के नाम से जाना जाता है। और इनके बारे में जो है गहन अध्ययन किया है बैरियर एल्विन साहब ने, और इनके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है, ठीक है, जिसका नाम है मुरिया एंड दियर घोटुल, है ना। मुरिया को किस लिए जाना जाता है, तो जो घोटुल परंपरा है उसको आज भी ये जीवंत क्या है बनाए हुए हैं, इसलिए मुरिया को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ठीक है, गौड़ जनजाति के कुछ, है ना, ये अगरिया ये शिल्प वगैरह दिखाया गया है। ठीक है, लोहे को गर्म करके उसको क्या है, ठीक है, उसका आकार बदल दे रहे हैं, ठीक है, उससे कुछ बना दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। अगला है, ठीक है, गौड़ जनजाति की सामाजिक संरचना। ठीक है, तो गौड़ जनजाति की सामाजिक संरचना से संबंधित कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, उनको यहाँ पर हम जानेंगे। ठीक है, जैसे गौड़ जनजाति की जो पंचायत है ना, पंचायत का मुखिया है उसको कहा जाता है मुकद्दम। गौड़ जनजाति का जो समाज है, ठीक है, इसमें जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, गौड़ जनजाति का जो समाज है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में मिलने वाली सभी जनजातियां जो हैं उनका जो समाज है वो कैसा है, तो वो है पितृसत्तात्मक समाज। पितृसत्तात्मक समाज से आशय है कि जहाँ पर परिवार के निर्णय, ठीक है, किसी पुरुष के द्वारा, है ना, अब वो पिता हो सकता है, पति हो सकता है, या कोई घर का वृद्ध व्यक्ति हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है, तो जहाँ पर परिवार के निर्णय, ठीक है, पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं, है ना, पुरुषों की परिवार को संचालित करने में, उसको नियंत्रित करने में अहम भूमिका होती है, ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है पितृसत्तात्मक व्यवस्था, है ना। तो हमारे मध्य प्रदेश की जितनी भी जनजातियां हैं वहाँ पर आपको जितना भी समाज मिलेगा, जनजाति समाज, वहाँ पर कैसी व्यवस्था मिलेगी, तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था मिलेगी। वहीं बात करें अगर हम गारो खासी जयंतिया, ठीक है, और नायर, इस तरह की जो जनजातियां हैं जो भारत में पाई जाती हैं, वहाँ पर मातृसत्तात्मक समाज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मातृसत्तात्मक का मतलब भी वही है कि जहाँ पर परिवार के मुख्य निर्णय, है ना, परिवार की संपत्ति, है ना, इस तरह की चीज़ें किसके पास होती हैं और इनके अधिकार किसके पास होते हैं, तो महिलाओं के पास होते हैं। तो ऐसे हम समाज को कहेंगे मातृसत्तात्मक समाज। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कैसी जनजाति समाज पाया जाता है, तो वो पाया जाता है पितृसत्तात्मक समाज। ठीक है, हम बात कर रहे हैं गौड़ जनजाति की सामाजिक संरचना की। ठीक है, तो इनके पंचायत को मुखिया को क्या कहते हैं, तो गौड़ जनजाति का जो पंचायत का मुखिया है उसको मुकद्दम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुकद्दम भी कहते हैं उसको, गोटिया भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा माझी भी कहते हैं उसको, याद रखिए आप, माझी भी इसी का नाम है। देशमुख भी इसको बोलते हैं, देशमुख, देशमुख और भोई, है ना, ये सब किसके नाम है, तो गौड़ जनजाति के पंचायत के मुखिया के नाम है। एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए आप, गौड़ जनजाति, है ना, गौड़ जनजाति का हम देख रहे हैं सामाजिक संगठन, गौड़ जनजाति। ठीक है, इसका हम क्या देख रहे हैं, सामाजिक संगठन। ठीक है, तो गौड़ जनजाति में सामाजिक संगठन में जो सबसे पहले जो सबसे ऊपर व्यक्ति आएगा उसका नाम है पंचायत का मुखिया, है ना। तो जो पंचायत का मुखिया है इनका, ठीक है, मुखिया, ठीक है, मुखिया को क्या कहा जाता है, तो मुखिया का जो मुख्य नाम है उसको गोटिया के नाम से जाना जाता है, जो बड़ा प्रचलित नाम है गोटिया, है ना, गोटिया। इसके अलावा उसको बोलते हैं मुकद्दम, है ना, मुकद्दम। ठीक है, एक ही दा है, दो दा नहीं है। ठीक है, मुकद्दम। ठीक है, इसके अलावा देशमुख, और क्या नाम है उसका, तो देशमुख, माझी, ठीक है, भोई। ठीक है, तो ये क्या है, तो गौड़ जनजाति की पंचायत के मुखिया का नाम है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा इतने सारे नाम क्यों हैं, तो देखिए जो गौड़ जनजाति है वो लगभग पूरे मध्य प्रदेश में पाई जाती है ना, लगभग सभी जिलों में गौड़ जनजाति पाई जाती है। तो क्षेत्र के हिसाब से जो बोली है, भाषा है, वो बदल जाती है, और उसी भाषा और बोली के बदलने के साथ उसका जो नाम है
वो भी बदल जाता है। तो मुख्य नाम तो चलता है गोटिया और मुकद्दम। इसके अलावा ये भी याद रख लेना आप, देशमुख, माझी और भोई। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा प्रमुख व्यक्ति है वो है देवार। ठीक है, देवार भी आप याद रखिए। देवार कौन है? तो गौड़ जनजाति का पुरोहित या पुजारी। ठीक है, एक नाम और याद रखिए आप। ये तो हो गया कौन? हमारा गौड़ जनजाति की पंचायत का मुखिया, है ना। एक और व्यक्ति हमने कल भी पढ़ा था, कोटवार। ठीक है, तो कोटवार कौन है? तो ये जो है, ठीक है, गौड़ जनजाति में जो प्रशासनिक, गांव के जो प्रशासनिक काम है, ठीक है, गांव के प्रशासनिक कार्यों को देखने वाला व्यक्ति है। गांव के प्रशासनिक, ठीक है, कार्यों को देखने वाला व्यक्ति है। एक हमने बताया आपको देवार, ठीक है, या देवारी। ठीक है, देवार है कि देवारी? देवारी। तो गौड़ जनजाति के पुजारी को, है ना। देवारी कौन है? तो गौड़ जनजाति का पुरोहित या पुजारी। ठीक है, पुजारी। ठीक है, देवारी याद रखिए, ये भी महत्वपूर्ण है ना। कोटवार का काम तो आपको सभी पंचायतों में मिल जाएगा, है ना। और सबसे जो महत्वपूर्ण वाला है वो तो यही है हमारा, है ना। मुकद्दम या गोटिया किसको कहा जाता है? तो गौड़ जनजाति की पंचायत के मुखिया को मुकद्दम, भोई, देशमुख, माझी, है ना, इत्यादि नामों से जाना जाता है। दूसरा कौन है? कोटवार। तो गांव का प्रशासन देखने वाला व्यक्ति कौन है? कोटवार। वहीं देवारी कौन है? तो गांव, गौड़ जनजाति के जो गांव है उसका पुजारी क्या कहलाता है? देवारी कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने कल पढ़ा था एक डहला शब्द पढ़ा था। डहला कौन था? तो डहला था हमारी भील जनजाति का पुरोहित। भील जनजाति का सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति, सॉरी, है ना। भील जनजाति का सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति का नाम था डाहला। ठीक है, एक नाम पढ़ा था हमने डाहला। ठीक है, डाहला कौन था? तो ये था भैया भील जनजाति का सबसे जो वृद्ध व्यक्ति है, भील जनजाति का सबसे वयोवृद्ध, ठीक है, व्यक्ति था। ठीक है, तो यहाँ वहां था डाहला, यहाँ उसका नाम क्या है? तो यहाँ इसका नाम है लिखई। ठीक है, क्या नाम है? लिखई। तो लिखई कौन है? तो गौड़ जनजाति का, ठीक है, सबसे वृद्ध व्यक्ति, है ना, वयोवृद्ध व्यक्ति। ठीक है, याद रखिए गौड़ जनजाति का सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति क्या है? तो उसका नाम है, ठीक है, लिखई के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, और जो वयोवृद्ध व्यक्ति है इनकी अपनी पंचायत में, पंचायत के निर्णय लेने में क्या होती है? अहम भूमिका होती है। ऐसा माना जाता है कि इनने क्या है, अन्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा दुनिया देखी है, इनने ज्यादा पंचायतों को अटेंड किया होगा, है ना, इनके अनुभव ज्यादा रहे होंगे। तो अनुभवों को महत्व देते हुए, है ना, हर पंचायत के जो वृद्ध व्यक्ति है उसको पंचायत में एक अलग स्थान होता है और उसको एक अलग नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो डाहला क्या था? भील जनजाति का वयोवृद्ध व्यक्ति। वहीं लिखई जो है गौड़ जनजाति का वयोवृद्ध व्यक्ति है। ठीक है, चलिए, और एक शब्द और है यहाँ पर, टोला। तो गौड़ जनजाति का जो मोहल्ला है ना, गौड़ जनजाति के, ठीक है, मोहल्ले को कहा जाता है टोला। ठीक है, टोला क्या है? तो गौड़ जनजाति का मोहल्ला। ठीक है, किसका मोहल्ला है? तो ये गौड़ जनजाति का, याद रखिए आप, है ना, गौड़ों का। ठीक है, गौड़ों का। ठीक है, कल हमने पढ़ा था, कल हमने जाना था किसके बारे में? कल हमने पढ़ा था, आपको बताया था, एक शब्द बताया था कू, उसके बाद बताया था फाल्या, और उसके बाद बताया था पाल। ठीक है, तो कू था, कू क्या था? कू था भील जनजाति के घरों को क्या कहा जाता था? कू कहा जाता था। जब 8-10 घर आपस में मिल जा रहे थे तो उसको कह रहे थे हम फाल्या, है ना। ऐसे बहुत सारे फाल्या आपस में मिलके क्या बना रहे थे? गांव बना रहे थे, जिसको पाल कह रहे थे हम, है ना। तो वैसे यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर एक ही चीज आपको, एक शब्द मिला है जिसका नाम है टोला। ठीक है, तो टोला क्या है? तो इनका मोहल्ला है। गौड़ जनजाति के मोहल्ले को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो टोले के नाम से संबोधित किया जाता है। देखिए, ठीक है, तो ये जो देवान है, देवान कौन है? देवान का कार्य देखिए। ठीक है, देवान का कार्य है गुप्त सूचनाओं को पहुंचाने का। वहीं लिखई का कार्य क्या है? ठीक है, तो पंचायत का वयोवृद्ध व्यक्ति है, ये थोड़ा सा, है ना, सदस्य है। माझी, वही, देशमुख, ये कौन है? पंचायत का मुखिया। इसी का नाम क्या है? गोटिया भी इसी का नाम है। ठीक है, ये इसी का नाम है, गोटिया। और कोटवार का काम क्या है? तो मुकद्दम की सहायता करना और प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने में मदद करना। ठीक है, गांव के जो प्रशासनिक काम है उसको संचालित में मदद करना। वहीं बात करें गुनिया की, है ना, या बरुआ या गुनिया, ठीक है, इनका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है तांत्रिक क्रियाएं। ठीक है, इसे पंडा के नाम से भी जाना जाता है। तो गुनिया या बरुआ, है ना, इसका कार्य क्या है? तो तांत्रिक क्रियाओं को क्या करना है? ठीक है, गांव में जो भी तंत्र मंत्र झाड़ फूंक होगा उसको कराने का कार्य किसका है? ठीक है, गुनिया या बरुआ का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाम लिखे हुए हैं देख लो, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन यहाँ पर अगर हो रहा हो,
ठीक है। मुकद्दम, एक हमने बताया आपको मुकद्दम, उसी का नाम है गोटिया, उसी का नाम है भोई, उसी का नाम है देशमुख माझी, है ना। तो ये कौन है, ये सब ये गौड़ जनजाति के पंचायत के मुखिया का ही नाम है, ये कई बात पूरी बताई गई है। ठीक है, थोड़ा सा वो स्लाइड जमाने में हो गया है गड़बड़। ठीक है, इसके अलावा देवान एक व्यक्ति है। देवान क्या करता है, गाँव की गुप्त सूचनाओं को पंचायत तक पहुंचाता है ना। लिखई कौन है, तो गांव के वयोवृद्ध व्यक्ति हैं। वहीं बात करें कोटवार की, तो गांव में प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए एक व्यक्ति होता है जिसको कहा जाता है कोटवार। गुनिया या बरुआ कौन है, तो गांव में तांत्रिक क्रियाओं को संचालित करने वाला या तांत्रिक क्रियाएं करने वाला व्यक्ति कौन है, तो वो है हमारे गुनिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली जो बात इसमें लिखी हुई है, ठीक है, विवाह संबंधित कुछ प्रथाएं हैं। तो गौड़ जनजाति की विवाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रथाएं हैं, उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, जो पहली इसमें प्रथा बताई गई है वो है मागर माटी। तो मागर माटी क्या है, ठीक है, मागर माटी जो प्रथा है वो विवाह के समय होने वाली प्रथा है, जिसमें ठीक है मंडप वगैरह लगाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो मंडप वगैरह लगाने का काम किया जाता है, और ऐसी प्रथा को गौड़ जनजाति में किस नाम से जाना जाता है, तो मागर माटी प्रथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मागर माटी क्या है, ठीक है, देख लीजिए यहीं पे आप। ठीक है, मागर माटी, मागर माटी। ठीक है, तो मागर माटी के संबंध में दो तीन तथ्य याद रखिए आप। पहला, कि गौड़ जनजाति की प्रथा है। ठीक है, गौड़ जनजाति की प्रथा है, इसका संबंध किस जनजाति से है, तो गौड़ जनजाति से है। दूसरा, ठीक है, किस अवसर पर होती है, तो विवाह के अवसर पर होने वाली है ना। और क्या किया जाता है, तो मंडप वगैरह लगाने की ठीक है प्रथा है। ठीक है, मेंस में मान लो 2 नंबर में आ जाए, ठीक है, तो यही लिखना है आपको। मागर माटी क्या है, गौड़ जनजाति की विवाह प्रथा है जिसमें मंडप लगाया जाता है ना। तो उसी को हमने तोड़ के ऐसा लिख दिया है। अगली जो प्रथा उसमें लिखी थी वो थी मागर मंडपा तर्पोनी। ठीक है, अगला जो शब्द उसमें दिया था वो क्या था, वो था मंडपा तर्पोनी। ठीक है, मंडपा तर्पोनी। ठीक है, मंडपा तर्पोनी है ये वैसे। ठीक है, मंडपा तर्पोनी, ये डा बना है। ठीक है, मंडपा तर्पोनी, इसमें क्या होता है कि जो मंडप लगाने वाले लोग हैं, ठीक है, तो उनको ताड़ी वगैरह क्या की जाती है, पिलाई जाती है जब वो मंडप लगा चुके होते हैं। तो इनमें ऐसी गौड़ जनजाति में ऐसी परंपरा है या प्रथा है कि जो व्यक्ति वो मंडप लगाने का कार्य करता है, उनको एक रस्म निभाई जाती है कि उनको क्या है ताड़ी वगैरह ठीक है सर्व की जाती है, पिलाई जाती है। तो ऐसी प्रथा को कहा जाता है मंडपा तर्पोनी के नाम से जाना जाता है। तो ये दो प्रथाएं हैं वो यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो पहली प्रथा हमने देख ली मागर माटी, दूसरी देख ली मंडपा तर्पोनी। अगला है घोटुल प्रथा। ठीक है, तो घोटुल प्रथा का जो संबंध है, ठीक है, वो भी गौड़ जनजाति से। घोटुल क्या है, तो एक तरह का युवा गृह है। ठीक है, घोटुल के बारे में कुछ यहाँ पर बातें जान लीजिए आप। ठीक है, घोटुल प्रथा, ठीक है, इसको नए पेज में ही बता दे रहे हैं। ठीक है, घोटुल, घोटुल प्रथा। ठीक है, तो गौड़ जनजाति में प्रचलित एक प्रथा है। ठीक है, इसका संबंध है गौड़ जनजाति में प्रचलित एक प्रथा है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, विवाह पूर्व, विवाह पूर्व संबंध बनाने की अनुमति होती है। विवाह पूर्व संबंध बनाने की अनुमति होती है। ठीक है, संबंध की अनुमति है। ठीक है, और किसके लिए होती है, तो ये गौड़ जनजाति के जो किशोर और किशोरियां हैं, किशोर, ठीक है, और किशोरियों के लिए। ठीक है, यहाँ से वो क्या कर सकते हैं, अपने जीवन साथी का भी चयन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो अपने जीवन साथी का चयन भी कर सकते हैं। जीवन साथी का चयन भी कर सकते हैं। ठीक है, जीवन साथी का चयन, अपने जीवन साथी का चयन भी कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, तो यौन शिक्षा, ठीक है, सेक्सुअल एजुकेशन दिया जाता है, यौन शिक्षा दी जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो गौड़ जनजाति के जो किशोर और किशोरियाँ हैं उनको यौन शिक्षा भी यहाँ पर दी जाती है। तो घोटुल के बारे में इतनी बातें आपको पता होना चाहिए, है ना। घोटुल में एक पुस्तक भी हमने आपको बताई थी, है ना, जो अभी वर्तमान में जो गौड़ जनजाति की उपजाति है जिसको हमने बताया मुड़िया या मारिया। ठीक है, मारिया या मुरिया,
ठीक है, इसमें आज भी ये घोटुल सिस्टम देखा जाता है। और एक पुस्तक हमने बताई थी, मुरिया एंड दियर घोटुल, तो बैरियर एल्विन ने, बैरियर एल्विन, ठीक है, बैरियर एल्विन साहब ने क्या है इसके ऊपर अध्ययन किया है, को अपनी पुस्तक भी लिखी है, मुरिया एंड दियर घोटुल, है ना। तो घोटुल प्रथा के बारे में जो ये जानकारी है वो बैरियर एल्विन साहब की पुस्तक से मिल रही है। इसमें जो गौड़ जनजाति के लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने किशोरों किशोरियों को, ठीक है, जीवन साथी के चयन करने की छूट देते हैं, और विवाह से पूर्व यहाँ पर ये संबंध भी बना सकते हैं, है ना। और यहाँ पर यौन शिक्षा भी उनको दी जाती है। तो ऐसी व्यवस्था या ऐसी प्रथा को किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है हमारी, ठीक है, घोटुल प्रथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मुरिया एंड दियर घोटुल पुस्तक भी आप यहीं पे जोड़ लेना। मुरिया एंड दियर घोटुल के लेखक कौन है, वो है बैरियर एल्विन। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब है इनके कुछ मृत्यु संस्कार वगैरह। ठीक है, मृत्यु संस्कार में देखेंगे आप, ठीक है, दशमानी या दश गाथा, ठीक है, दशमानी या, ठीक है, दश गात्र प्रथा। ठीक है, तो ये क्या है, मृत्यु के 10वें दिन। ठीक है, तो जैसे हमारे सामान्य समाज में जो 13वीं होती है, वैसे ही गौड़ जनजाति में क्या होती है, दशमानी या दशगात्र प्रथा होती है, जिसमें मृत किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसके 10वें दिन, ठीक है, भोज वगैरह किया जाता है। ठीक है, मृत्यु भोज की प्रथा है, तो दशगात्र प्रथा या दशमानी प्रथा के नाम से जाना जाता है। अगला है पाटो प्रथा। ठीक है, तो इसमें क्या है, विधवा स्त्री को, ठीक है, पंचों के सामने चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। ठीक है, तो पाटो प्रथा का संबंध भी किससे है, मृत्यु संस्कार से है। मरने के बाद विधवा स्त्री है जो है, उसको पंचों के सामने क्या है, चूड़ियाँ पहनाने जाने की प्रथा है। नवाखानी क्या है, ठीक है, तो गौड़ जनजाति के पितृ पूजा त्योहार है। गौड़ जनजाति के जो पितृ हैं, ठीक है, उनके जो पूर्वज हैं, उनको याद करने की प्रथा है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, नवाखानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये सीधे तथ्य हैं, इनको याद रखना आप। दसमानी प्रथा का संबंध किस जनजाति से है, तो गौड़ जनजाति से है। दसमानी प्रथा किस संस्कार से संबंधित है, तो है मृत्यु संस्कार से। क्या होता है उसमें, तो मृतक के 10वें दिन भोज वगैरह कराया जाता है। पाटो प्रथा क्या है, तो गौड़ जनजाति में प्रचलित एक प्रथा है जिसमें विधवा स्त्री को पंचों के सामने चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। नवाखानी क्या है, तो ये गौड़ जनजाति में पितरों की पूजा में मनाई जाने वाली परंपरा या प्रथा के नाम से इसको जाना जाता है। अगला है खेहुल पाटा, तो अंतिम संस्कार के समय की गाए जाने वाले, ठीक है, मृत्यु गान है। तो खेहुल पाटा क्या है, ठीक है, गौड़ जनजाति में प्रचलित मृत्यु गीत है। ठीक है, जिसको मृतक, ठीक है, मतलब जीवन, ठीक है, जो मरने वाला व्यक्ति है, ठीक है, मरने के बाद उसकी आत्मा की अमरता को बताने के लिए, है ना, कि ये जो संसार है वो कैसा है, क्षणिक है, सब कुछ खत्म होने वाला है, ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उस तरह की बातें इसमें बताई जा रही होंगी। तो खेहुल पाटा जरूर आप याद रख लेना एक बार। ठीक है, स्लाइड में देखा जाए जो सबसे महत्वपूर्ण है तो वो है आपका खेहुल पाटा। ठीक, खेहुल पाटा है, ठीक है, मात्रा है इसमें खेहुल, ठीक है, पाटा। तो ये क्या है, मृत्यु गीत है ना, गौड़ जनजाति में प्रचलित मृत्यु गीत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें वो, ठीक है, निवास स्थान दे दिया है, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, घास फूस मिट्टी के घर। ठीक है, बाकी इतना कुछ काम का नहीं है आपका। ये महुआ, ठीक है, ये जरूर याद रख लेना, महुए से जो बनी शराब है, जो हम आपको बता रहे थे मंडपा तरपोनी में, है ना, जो शराब ऑफर की जाती है वो यही है। ठीक है, महुए से बनी हुई शराब है, और महुए को इस जनजाति में देव अन्न के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो पहली गौड़ जनजाति का जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद जो गौड़ जनजाति के जो नृत्य हैं, गीत हैं, गौड़ जनजाति में प्रचलित विवाह हैं, इनका जो धार्मिक पक्ष है और आर्थिक पक्ष है, उनको हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।